चलो, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलग अलग मिशन हैं और उनमें एक सब मिशन है एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने का, यानी कि खेती में, कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ाने ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो हम थोड़ी सी इस बारे में बैकग्राउंड में बात करेंगे, फिर मैकेनाइजेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, उस बारे में बात करेंगे। इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशन विदेशों के साथ थोड़ा सा तुलना कराएंगे और फिर इस बात को करेंगे। सन 2007 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत की जाती है यूपीए सरकार के टाइम में। 2014 में सरकार बदलती है और इस बदली हुई सरकार ने सन 2017 में इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम दोबारा रखा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। एब्रीवेशन है बट अभी के लिए अपन इसको रफ्तार याद रखते हैं। फिर सन 2022-23 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया, दोबारा नाम दिया गया, जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और रखा गया कैफेटेरिया स्कीम। कैफेटेरिया क्या होता है? जहां पर लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं, जहां पर लोगों के सामने फूड चॉइसेस का एक मेन्यू उपलब्ध रहता है। उसमें से वो दाल खान के साथ चावल खाना चाहते हैं, चपाती खाना चाहते हैं, पराठा खाना चाहते हैं, कौन सी सब्जी चूज करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भावना क्रिएट होगी, तो इसका नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम कर दिया गया। फिर उसके बाद 2024 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर दिया गया। तो ये इसका सफर है जिसमें अलग अलग टाइम पर इसके अलग अलग नाम रखे गए। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, आज वाली की बात करते हैं। नाम में तो दिख ही रहा है कृषि विकास करना है। तो आज ये जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग टाइप के सुधार करना। जैसे अपने देश में एवरेज लैंड होल्डिंग जो जमीन की है वो बहुत कम है। भारत के जो किसान हैं उनके पास जो जमीन का साइज है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटा है। अब देखोगे जो विकसित देशों के किसान हैं उनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग साइज बहुत ज्यादा है, हजारों एकड़ के फार्म है उनके पास। अब हजारों एकड़ के फार्म उनके पास है तो इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि यहां पर मैनुअल लेबर बहुत कम उपलब्ध होती है और जो होती है वो बहुत महंगी होती है, तो वो सारा काम मशीनों के थ्रू, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, सेंसर के थ्रू और विभिन्न प्रकार की चीजें करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास 5,000 एकड़ का फार्म है तो उस 5,000 एकड़ के फार्म में जो वो जुताई करने के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर चाहिएंगे और उनके पीछे लगे हुए जो सीड स्विंग मशीन या कल्टीवेटर, रोटावेटर जो भी होता है वो भी लंबे चौड़े अच्छे भारी मशीनरी वाले होंगे। फिर उसके बाद में इसमें सिंचाई के लिए भी हाईटेक सिस्टम होगा। जमीन में कौन सा उर्वरक कितना डालना है उसके लिए सेंसर बेस्ड होंगे। उसकी जो मशीनें होंगी वो ऑटोमेटिक होगी, कितनी पानी की जरूरत है, कितनी उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कब पेस्टिसाइड डालना है, वो ऑटोमेटिक काम होगा। फिर फसल बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक हार्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े हार्वेस्टर होते हैं। फिर हार्वेस्टर के बाद में उसको स्टोर करने के लिए अत्याधुनिक जो वो एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज हाउस या वेयर हाउस होते हैं। फिर उसके बाद इस फसल को हटाने के लिए जो इसका अवशेष बच गया, अपशिष्ट बच गया, उसका बाकायदा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो इसका मतलब वहां पर सारा का सारा फार्म जो है वो मैकेनाइज और टेक्नोलॉजी के तरीके से होता है। ये विदेशों की बात हुई। लेकिन ऑन द अदर हैंड अपने यहां पर एक किसान के पास जो सीमांत और जो वो छोटा किसान है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर है, उसके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा। अब उस 10 बीघा के अंदर वो मान लो मैकेनाइजेशन करना चाहे तो ट्रैक्टर की ले दे के दुख सुख पाके ट्रैक्टर खरीद लेगा। अब उस ट्रैक्टर के पीछे जो उपकरण होते हैं
जो जुताई करने से संबंधित और निराई गुड़ाई करने से संबंधित या फिर फसल को निकालने से संबंधित, वो सब महंगे होते हैं, वो किसान नहीं जुटा पाता। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकता, कितना पानी चाहिए, कितना कैसे पेस्टिसाइड छिड़कना है, ड्रोन का यूज कुछ नहीं कर पाता। तो अपने देश में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बहुत कम है और इस वजह से कृषि जो है वो अभी भी पुराने तरीकों से की जाती है। पुराने तरीकों से की जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मैकेनाइजेशन के लिए एक सब मिशन बनाया गया, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसको SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि क्षेत्र में यानी कि यंत्रों का, मशीनरी का उपयोग बढ़ा के उसका उत्पादन बढ़ाना। इसके अलावा देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा जहां पर पानी की कमी है वहां पर इरिगेशन व्यवस्थाएं ऐसी हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली वाला, इस व्यवस्था को करना। इसके अलावा एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको अपनाना, किसानों को एक तरीके से प्रोत्साहन देना, जागरूकता फैलाना, एडवांस साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना। कुल मिला के खेती से संबंधित जो जो स्कीम्स हो सकती है वो सारी बातें इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है। अब उनमें से एक का हम जिक्र कर रहे हैं और वो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ये एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक सब मिशन है, कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। अब इसके ऊपर आज हम एक आर्टिकल करने वाले हैं जो लेटेस्ट आया है अभी PIB के ऊपर। तो इसके तहत होगा क्या कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हम करेंगे, उसके तहत जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, दूसरा SC ST फार्मर है, तीसरा वुमेन फार्मर है, उन किसानों को खेतों में मशीनों की थ्रू खेती करने का, एडवांस करने के लिए मशीनों के लिए आसान और सस्ते लोन और सब्सिडी और किफायती दर पर उपकरण उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसमें ये जो टारगेट ग्रुप होंगे ये भी देश के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में प्रायोरिटी पर रखे जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इस योजना को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्लस देश के उस हिस्से में प्रायोरिटी दी जाएगी जहां पर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन या कृषि मशीनीकरण बहुत ही कम है। ये जो स्कीम होगी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसके तहत जो सामान्य राज्य होंगे, जो नॉर्मल स्टेट होंगे, उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में काम करेगी और 60% हिस्सा जो खर्च होगा इनके ऊपर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करने में, उसका 60% हिस्सा तो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% हिस्सा राज्य की सरकार वहन करेगी। जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट होंगे और हिमालय राज्य होंगे यानी कि ऊपर वाले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उधर वाले 7 सिस्टर, उनमें 90% हिस्सा तो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। और जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 100% ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना होगी। ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से एक कृषि उपकरण का पूल तैयार किया जाएगा। इस पूल के थ्रू जो है वो किसान हर कृषि उपकरण को इंडिविजुअल खरीद के काम मिले। हर किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, हर किसान थ्रेशर नहीं खरीद सकता, हर किसान हार्वेस्टर नहीं खरीद सकता। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी दूसरा किसान होता है उससे वो किराए पे उसको मंगवाता है और उसके बदले उसको पैसे दे देता है। तो इस स्कीम के तहत गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पर जो है वो कृषि उपकरणों के अलग अलग पूल तैयार किए जाएंगे, जिसमें शुरुआती लेवल पर जो है वो एक तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर, इसके अलावा ब्लॉक हायरिंग सेंटर या जो एक तरीके से ब्लॉक लेवल पर हायरिंग सेंटर या जिसको कहते हैं फार्मर मशीन एक तरीके से रेंट के ऊपर FMR, इस टाइप की स्कीम, या फिर हाई टेक जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि
इसका मतलब ये होगा इस स्मॉल सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में कि जो छोटे छोटे और सस्ते बिजली के उपकरण है, सॉरी, खेती के लिए काम में आने उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो या उसके आसपास जो चलने वाली चीजें, सीड ड्रिलिंग मशीन, वो एक गांव के लेवल पर उन कृषि उपकरणों का पूल बना दिया जाएगा और गांव के लोगों को सस्ती दरों पर वो काम में लेने के लिए उपकरण दे दिए जाएंगे। फिर उससे थोड़े से बड़े, जैसे वो बड़ी वाली मशीनें आती है और खेत में फसल काट देती है, उसको ब्लॉक लेवल पर 5-7 ग्राम पंचायतों पर एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और वो जो है वो एक साथ में अपना किराया देके, रेंट देके और उसको वो काम में उन मशीनों को ले सकते हैं। फिर उसके बाद रीजनल लेवल पर 2 जिलों के बीच में, 3 जिलों के बीच में एक ऐसा मशीनों हाईटेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का सेंटर बनाया जाएगा जिसमें मान लो कि खेतों की लेवलिंग करानी है या फिर और एडवांस कोई वाटर का हार्वेस्टिंग की कोई स्ट्रक्चर बनानी है या अन्य खेती से संबंधित उन्नत काम करना है, जो हाई टेक जो वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होंगे उनका। तो कुल मिला के गांव के लेवल पर, पंचायतों के लेवल पर और रीजनल लेवल पर ऐसे कृषि के उपकरण इकट्ठे रहेंगे और वो कृषि के उपकरण किसान के द्वारा नाम मात्र का किराया देकर काम में लिए जा सकते हैं, उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर जो एफपीओ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, अपन ने कल परसों भी बात की थी कि एफपीओ क्या होते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में किसान लोग 10, 20, 50 किसान लोग मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर फसल के उत्पादन का निर्णय लेते हैं। उससे उनको फायदा होता है, क्यों? क्योंकि उसका बीज, उसका फर्टिलाइजर, उसका कीटनाशक वगैरह एक साथ खरीदेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। दूसरा, उसको बाजार में एक साथ बेचने जाएंगे तो उनको अच्छी कीमत मिल जाएगी, जो सबसे ज्यादा बढ़िया कीमत मिल सकती है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शेयर हो जाएगा तो बढ़िया जगह फसल बेच पाएंगे। या फिर अपनी फसल को प्रोसेस करके बेचें, जैसे कि अगर टमाटर है तो सीधा टमाटर न बेच के उसका सॉस बना के, केचप बना के बेचें, या कोई फलों की खेती है तो सीधे फल न बेच के उसका जूस बेचें, उसका फलों का पल्प निकाल के वो बेचें, उसकी कोई पैकेजिंग करके बेचें, ब्रांडिंग करके बेचें। तो ऐसे समूह है किसानों का, क्या कहलाता है, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। या फिर किसानों के द्वारा खेती का सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, वो बना लिया जाए। तो इनको भी इस तरीके के कृषि उपकरण जो है वो सस्ती और कम कीमत पर सब्सिडी के साथ में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कुल मिला के जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके बहुत सारे कामों में से एक सब मिशन है जो खेती में मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण को बढ़ाने से संबंधित है, जिसका मूल उद्देश्य होगा जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, एससी एसटी फार्मर, वुमेन फार्मर और खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और देश के वो राज्य है जहां पर कम कृषि के अंदर यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। यह स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, जो सामान्य राज्यों में 60% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा, 40% हिस्सा राज्य सरकार, नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्यों में 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 100%। और कृषि उपकरणों का 3 लेवल पर पूलिंग होगी, लोकल लेवल पर, ग्राम पंचायतों के लेवल पर और रीजनल लेवल पर। इसके अलावा इसमें कौन शामिल होंगे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा एसएचजी, ये भी शामिल होंगे। तो ये बेसिकली इसके सारे अपने कंपोनेंट आएंगे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि ये कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन या सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 2014-15 में इसको शुरू किया गया। और ये कौन सी योजना का सब मिशन है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। कौन सी स्कीम है? केंद्र प्रायोजित स्कीम है, यानी कि इसमें केंद्र सरकार का योगदान होगा। उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना, जिसका मूल टारगेट होगा स्मॉल और मार्जिनल महिला किसान, एससी एसटी किसान, एफपीओ और एसएचजी, उनको मैकेनाइजेशन करके आधुनिक करना। कम मशीनीकरण वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में इस एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौरान जो पैसा खर्च होगा वो सामान्य राज्यों के लिए 60-40, नॉर्थ ईस्ट वाले और हिमालय के लिए 90-10 और यूनियन टेरिटरी के लिए 100% होगा। अब उसमें प्रमुख रणनीतिक स्तंभ यानी कि मैकेनाइजेशन करके हम क्या कर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो गांव-गांव के लेवल पर जो आसपास कृषि जो है वो विज्ञान केंद्र होंगे या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होंगी, उनमें किसानों को बुलाया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा टेक्नोलॉजी का। देखो भाई, आप अपने खेत में ऐसे करते हो तो टाइम लगता है, फसल भी खराब जाती है, टाइम पे हार्वेस्ट नहीं हो पाती है। तो टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो युवा बच्चे हैं उनको
नई नई जो चीजें हैं उनको वहां पर टेस्ट करके दिखाया जाएगा, डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, ताकि किसान उसको अपना पाए, उनको पता लगे कि मैनुअल लेबर के बजाय मशीनों से कितना बेहतर और कम समय में काम हो सकता है। उसके बाद में जो है वो फसल की कटाई के बाद में उनकी प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, भाई जूस निकालने वाली मशीनें, केचप बनाने वाली मशीनें, स्टोरेज के तरीके, कोल्ड स्टोरेज हाउस, वेयर हाउस, उन सब का भंडारण, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके बेचना, और फसल काटने के बाद में लास्ट में जो क्रॉप रेजिड्यू बच जाते हैं उसको भी बेहतर तरीके से खाद बनाना या जो कुछ भी करना है वो सारा मशीनों की सहायता से, मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन, बीजाई से लेकर के और लास्ट में फसल निकालने के बाद अवशेष जो बचते हैं उनका मैनेजमेंट करने तक सब जगह पर मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनों का यूज कैसे किया जाए उसकी बात है। अच्छा, उसके बाद में कृषि मशीनों की खरीद के ऊपर वित्तीय सहायता देना, यानी कि जो अलग अलग जैसे छोटे किसान से लेकर एफपीओ एसएचजी जो एग्रीकल्चर की मशीनें खरीदेंगे उसके ऊपर, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो उसमें सरकार के द्वारा एक विशेष हिस्सा उसको दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वो आप जैसे 1 लाख रुपए की मशीन खरीद के आया, उसका बिल लगाएगा, आवेदन करेगा और सरकार उसके खाते में उस 1 लाख रुपए में से 40,000 50,000 रुपए जितने भी देने हैं वो दे देगी। जो सामान्य किसान होगा उसको जो लागत होगी उसका 40%, महिला और एससी एसटी वालों को 50% उसका लागत मिल जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 40 और बाकी सबके लिए 50%। अब मान लो कि किसी व्यक्ति ने अपने खेत में खुद मशीन नहीं ली, लेकिन मशीनों की सहायता से निराई गुड़ाई, बीज बाई या फिर उसका फसल कटाई की है, तो पर हेक्टेयर के हिसाब से 2,000 रुपया सरकार की तरफ से वैसे उसको सब्सिडी दी जाएगी या उसको पैसा दिया जाएगा। अब इसमें जो है वो ये कृषि के जो उपकरण होंगे उनकी व्यवस्था के लिए जो वो 3 स्तरीय जो है वो बात होगी। जो लोकल ग्राम पंचायत के लेवल पर होगी वो फार्म मशीनरी बैंक होगा, यानी कि गांव के लेवल पर ये जो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ काम में आने वाले उपकरण है थोड़े से, जो एक प्राइमरी लेवल पर हर छोटे किसान को चाहिए होते हैं, उनका एक बैंक बना दिया जाएगा जिसको बोलेंगे एफएमबी, फार्म मशीनरी बैंक। फिर उसके बाद उससे थोड़े से बड़े वाले जो महंगे उपकरण आते हैं उनको 2 या 4 ग्राम पंचायतों के एक साथ में, जिसका नाम क्या होगा, सीएचसी, और बड़े लेवल पर जो है वो हाईटेक मशीनरी वाले उपकरण उनको रखा जाएगा। तो इसके लिए जो है वो एफएमबी बनाए जाएंगे स्कीम के तहत, जो ग्राम पंचायत मेंटेन करेगी, और फिर 2-4 ग्राम पंचायतों के ऊपर सीएचसी बनाया जाएगा जिसमें उपकरण वगैरह ज्यादा थोड़े से एडवांस और महंगे होंगे। अब इसमें एसएचजी और एफपीओ को जो वो मशीन खरीदे तो 80 से 90% सहायता, भाई 50 किसान है किसी ग्रुप में, उन्होंने एफपीओ बना रखा है या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है और वो मिलके आवेदन करते हैं कि हम अपन सभी किसानों का काम चले उसके लिए ट्रैक्टर खरीदेंगे, थ्रेसर खरीदेंगे या और कोई मशीन लेवलिंग करना या ड्रिलिंग सीडिंग करना, जो भी अपने को मशीन चाहिएगी उसमें अपन खरीद के लाएंगे, तो उसके लिए 80 से 90% सरकार के द्वारा क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। जैसे 5 लाख रुपए की मशीन आई तो उसमें 90% तो सरकार दे देगी और 10% ये सारे किसान मिलकर दे देंगे। जो सीएचसी है यानी कि जो 2 या 4 ग्राम पंचायतों के लेवल पर, उसमें जो कृषि उपकरण 2.5 करोड़ रुपए की जो है वहां तक की परियोजना, अगर आप मान लो कि कोई व्यक्ति है और ग्राम पंचायतों के लोग हैं वो खरीदते हैं 2.5 करोड़ रुपए तक की मशीनें, उसमें 40% सहायता सरकार के द्वारा इस स्कीम से मिल जाएगी। यानी कि ग्राम लेवल पर, लोकल लेवल पर छोटी वाली मशीनें, ट्रैक्टर और उसके साथ 2-5, तो उसमें 30 लाख रुपए तक की जो खरीदेंगे उसमें 80% सहायता की जाएगी, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो एक मशीनों को बढ़ावा देने के लिए लोकल लेवल पर, उन सब के लेवल पर यह किया जाए। अब उसके बाद आता है हाईटेक इक्विपमेंट हब, यानी कि जो रीजनल लेवल पर, जिला लेवल पर अलग अलग एडवांस भारी भरकम मशीनरी जो है उनको बनाया जाएगा। अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें इसमें, तो महंगे कृषि उपकरण किसान खुद तो नहीं खरीद पाएगा, लेकिन उनकी सहायता से वो अपने खेतों में कोई भी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं वो सब कर पाएंगे। इसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है उसके ऊपर विशेष फोकस है, जहां पर छोटी कृषि 100% सब्सिडियां नाम मात्र के, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जो फार्म मशीनरी बैंक है, जो इधर सामान्यतः जो वो 30 लाख रुपए तक जो सहायता मिल रही थी 80% की, वहां पर फार्म मशीनरी बैंक नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बनाएगा तो 80 के बजाय वहां पर कितना, 95% की उनको सहायता मिलेगी। और जो छोटे छोटे कृषि उपकरण खुद खरीदेगा किसान, उसको 100% फ्री में ही बांटा जाएगा, 100% सब्सिडी उसको होगी। तो ये इसके तहत किया जाएगा। अब उसमें एक एंगल और आता है, वो है ड्रोन का। आजकल ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन दीदी सरकार के द्वारा बनाई जा रही महिला किसानों को ड्रोन दीदी के रूप में, यानी कि ड्रोन ऑपरेट करना सिखा रहे,
ड्रोन की सहायता से ही ऊपर खेतों में यूनिफॉर्म समान रूप से सब जगह पर जो वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव किया जा सके, जिससे जो व्यक्ति पहले पीछे वो अपने टैंक लगा के या ट्रैक्टर की मदद से खुद जाके मैनुअल करता था, तो आधा तो वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसके शरीर में प्रवेश करता, जिससे किसानों के अंदर बीमारी वगैरह की प्रकोप बढ़ जाने की समस्या थी। अब दूर से ही खड़े रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो और ड्रोन के नीचे वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का टैंक है और वो सब जगह पर बराबर मात्रा में जाके छिड़काव कर रहा है, ऊपर से छिड़काव कर रहा है। जबकि नीचे से अगर किसान करेगा तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, यूनिफॉर्म क्वालिटी नहीं आएगी। तो उस ड्रोन के लिए भी यहां पर एक महत्वपूर्ण, इसी में मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एंगल बनता है ड्रोन का अलग से, उसकी बात की गई है। तो अपने देश में काउंसिल जो वो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR, जिसके तहत लैब और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में, उसके द्वारा जो है वो ड्रोन 52.50 करोड़ की वित्तीय सहायता से देश भर में ड्रोन आधारित का फील्ड प्रदर्शन किया गया है। यानी कि अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्रों में जा जाके ICR के एक्सपर्ट ने ड्रोन का यूज कैसे किया जाए उस टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन किया है, सिखाया है, किसानों को बताया है कि भाई ऐसे ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। तो ICR के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान जो कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य के कृषि विद्यालयों को अगर ड्रोन खरीदना है तो उसके लिए प्रति ड्रोन 10 लाख रुपए या फिर 100% की सहायता ICR के जो संबंधित जितने भी हैं उन सबको ड्रोन खरीदने के लिए सहायता दी जाके, इनके पास ड्रोन होगा तो ये किसानों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, डेमोस्ट्रेशन करना, वो सब कर पाएंगे। फिर उसी प्रकार जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है या किसान उत्पादक संगठन है, उनको ड्रोन अगर खरीदना है अपना खुद का तो 75% पैसा कौन दे देगी? सरकार, और 25% उन किसानों को इकट्ठा करके खुद को लगाना पड़ेगा। अच्छा, सेवा मॉडल के माध्यम से ड्रोन का उपयोग करने वाली एजेंसियों को 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आकस्मिक व अनफोर्सिन इवेंट, मान लो कि कोई एक कंपनी है, कोई एजेंसी है, हाँ सॉरी 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो बेसिकली मान लो कि एक व्यक्ति ने अपनी एजेंसी गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर रजिस्टर कराई कि साहब मैंने ड्रोन खरीदा और मैं किसानों के लिए फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव करूंगा। तो ऐसे में जो है वो उसमें खराबी आ सकती है, कोई टेक्नोलॉजिकली हेल्प की जरूरत हो सकती है, तो उसको 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आकस्मिक सहायता व्यय वगैरह वो किया जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा, सभी चीजों का छिड़काव वगैरह जो वो खेती में ज्यादा बेहतर और कम लागत और कम क्वांटिटी में और यूनिफॉर्म क्वालिटी के साथ में छिड़काव किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने लायक है, महिला किसानों के लिए इस सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में 30% महिला किसानों के लिए बजट आरक्षित है। ये जितने भी पैसे खर्च किए जाएंगे उसमें से 30% पैसा महिला किसानों के लिए खर्च होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्या इसने अभी तक पाया है? तो इसके थ्रू लगभग 9,404 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से और 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कस्टमर हायरिंग सेंटर, यानी कि जो एक तरीके से जो 2 या 4 ग्राम पंचायतों पर इकट्ठे हैं, वो ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर 27,554 खोले गए हैं। हाईटेक हब जो रीजनल लेवल पर स्थापित किए गए हैं उनके 646 की स्थापना की गई है। और हर गांव के लेवल पर जो होती है फार्म मशीनरी बैंक, जो छोटे वाला लेवल होता है, वो 25,608 खोले गए हैं। इसके अलावा जो जिन्होंने अपना खुद का निजी कृषि मशीनें खरीदी हैं उन लाभार्थियों की संख्या है जो 2.32 लाख इस स्कीम के तहत लाभ लेने वाले किसानों की हो गई है। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में स्टार्ट हुई। कौन है इसकी नोडल एजेंसी? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। 2017-18 में इसका नाम रफ्तार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, जिसमें रफ्तार का पूरा नाम रीमुनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, कृषि और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी एरिया है उनको दोबारा से पुनर्जीवित या ज्यादा बेहतर करने के लिए शुरू की गई एक स्कीम। वे समिति ने सिफारिश किया और फिर उसके बाद 2022-23 में इसका नाम किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया योजना। अब कैफेटेरिया योजना क्या होती है? कैफेटेरिया योजना ये होती है कि जैसे इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 7 या 8 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सुधार किया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सिंचाई की सुविधाओं में, कृषि यंत्रीकरण में, या फिर फसलों के चयन में, भंडारण में। तो हर राज्य की ये 7-8 जरूरतें नहीं होती है।
अब मान लो एक राज्य सरकार कहे कि मुझे भंडारण वाला काम नहीं चाहिए, मेरे यहाँ पानी है तो सिंचाई की समस्या नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करना चाहता हूं, मेरे तो सिर्फ 2 काम के हैं इस स्कीम में, तो उस राज्य को सिर्फ 2 ही स्कीम के तहत केंद्र सहायता करेगा, बाकी उसके काम की नहीं है। दूसरा कहे मेरे तो यहाँ सूखा पड़ता है तो मुझे सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे करना है, तो उसको उसके तहत, यानी कि जैसे कैफेटेरिया के मेन्यू में बहुत सारी चीजें होती है और जो ग्राहक 1 या 2 या 3 चीज मंगाना चाहता है, खाना चाहता है, उसको उसी की सुविधा दे दी जाती है। तो वैसे ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलग अलग कंपोनेंट में से जो जिस राज्य सरकार को सूट करता है वो उतने मिशन वो काम में ले लेगा। तो ऐसी योजनाओं के आगे नाम क्या लिखा होता है? कैफेटेरिया योजना। आगे से ध्यान रखना, कैफेटेरिया योजना जो भी आएगी इसका मतलब चॉइसेस के हिसाब से उसके जो कंपोनेंट है उनमें से 2-4 कंपोनेंट जिनका वो चुनाव करना चाहे उसकी सुविधा मिल जाए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक योजना को पूरे देश में एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्षेत्रीय आवश्यकताएं अलग अलग होती है, उस हिसाब से इनकी जो है वो संभावनाएं पूरी करती है। तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है कैफेटेरिया योजना, उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में जो है वो अक्टूबर 2024 में इसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर दिया गया। और अब जो है इसके ऊपर बजट से संबंधित बात करें तो कुल प्रस्तावित व्यय 57,074 करोड़ रुपए। उद्देश्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, राज्य सरकार की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक के रूप में राशि का पुनर्वितरण करना, कि भाई उस राज्य के हिस्से में इतने पैसे आएंगे। अब वो जरूरी नहीं कि सारी योजनाओं को ले, इनमें से जो भी उसको अच्छी लगती है वो, यानी कि कैफेटेरिया वाली अप्रोच के आधार पर ये काम करती है। क्या क्या इसमें काम होता है? सोइल हेल्थ कार्ड के रूप में मैनेजमेंट करने के लिए, न्यूट्रिएंट कम ज्यादा उसका, वर्षा आधारित क्षेत्रों में रेनफेड एरिया में एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्ट करने का काम, कुंड बनाना, तालाब बनाना, फार्म पॉन्ड बनाना, वो सब। एग्रो फॉरेस्ट्री, खेती के साथ में जो वो पेड़ पौधे लगाने से संबंधित, जो परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, जो फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण, जो क्रॉप रेजिड्यू यानी कि पराली वगैरह जलाने की समस्या है तो उसको बायो एक तरीके से फ्यूल के रूप में या किसी भी रूप में बदल के उसका यूज करना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि ड्रिप इरिगेशन से संबंधित जो योजना उसको बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण, किसी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सरसों ही उगाई जा रही है तो वहां पर दालों को, अनाज को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जो वो डीपीआर घटक और कृषि स्टार्टअप एक्सीलरेटर फंड यानी कि उसके वैल्यू एडिशन करके कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो वो सब इसके हैं। तो कुल मिला के ये आज का अपना टॉपिक है। अब आप क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, दिखा मुझे कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करो, दिखाओ। बी ऑप्शन है क्या? है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको चेक करें और बताएं इसका आंसर। इसका बताओ, दिखाओ। कृषि ड्रोन से संबंधित कौन से तथ्य सही है? आईसीआर के संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा प्रति ड्रोन 10 लाख रुपए तक या 100% सब्सिडी सहायता आईसीआर के द्वारा दी जाती है, यही लिखा था अपन ने, है? दूसरा बताओ, एफपीओज को 75% का अनुदान दिया जाता है। ड्रोन का उपयोग मुख्यतः उर्वरक कृषि रसायनों का सटीक छिड़काव करने के लिए किया जाता है। कौन सा आएगा इसमें? ये बताओ। महिला किसानों के लिए कितना कितना प्रतिशत? 30%, है ना? तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, खास करके यूपीएससी के अंदर इसके आसपास का एक सवाल मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को लेकर के सवाल बनता है। अपना जो सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी इसका जिक्र है कि मैकेनाइजेशन में क्या समस्या, कैसे बढ़ाए जाए। तो एग्रीकल्चर की जो अपनी समस्याएं हैं उनका भला करने के लिए, उनको सोल्व करने के, रिजोल्व करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो एक बड़ी अम्ब्रेला परियोजना जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसको अपन ने कवर किया। तो आपसे भी अगर सवाल पूछा जाए, चाहे वो प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में, चाहे इंटरव्यू में, कि भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे, तो इस योजना को याद कर लो। ये कदम उठाएंगे साहब, जो सरकार उठा रही है वही कदम हम उठाएंगे। अलग से कहां से उठा दे भाई? रातों रात कोई अचानक से कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है।
यही कदम उठाने हैं आपको, क्योंकि आप भी सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आप ये भी इन इन चीजों को ढंग से लागू कर दो। बस यही कृषि सुधार है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।